नमस्ते। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नीति आयोग। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंध, आपको पता है PT 365 आ चुका है और एक पॉलिटी का आ चुका है, आपको पता है। बाकी सबके भी आ चुके हैं, हम सबके अपलोड कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस यही सोच के कि शायद आप लोगों को इससे फ़ायदा मिले, ठीक है, और आप लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में आए, ठीक है। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबका लिस्ट फाइनल लिस्ट में, सबका नाम फाइनल लिस्ट में है, ठीक है। चलते हैं हम सबसे पहले जो देखते हैं वो नीति आयोग। नीति आयोग का भी पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन क्या होता है? अभी आपकी 5 साल बाद आपकी फिर से गवर्नमेंट आपकी वही आई है, ठीक है। तो NDA गवर्नमेंट ने आपका फिर से इसका पुनर्गठन किया, मतलब प्रधानमंत्री ने फिर मतलब केंद्र सरकार ने फिर से इसका पुनर्गठन किया है और राजीव कुमार को इसका उपाध्यक्ष, आपको पता है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष आपका राजीव मतलब होता है जो जिसको नियुक्त किया जाती है केंद्र सरकार, इसको CEO भी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो गृह मंत्री आपके अमित शाह को इसका पद सदस्य भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। जरा देख लेते हैं कि आपका 1950 में जब योजना आयोग आया तो योजना आयोग के 2 काम थे। पहला काम ये था कि आप ये पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वयन करता था और दूसरा बात है कि राज्यों को वित्त प्रदान करता था। इस समय क्या था, जो योजना आयोग जब आया तो इसमें वित्त आयोग की भूमिका बहुत कम कर दी थी और साथ ही साथ ये आपका अप टू डाउन था, लेकिन जो नीति आयोग है वो डाउन टू अप है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका सरकार को एक थिंक टैंक की तरह, विचार मंच की तरह काम करता है और एक परामर्शी निकाय है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपका उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। जिसको इसमें क्या होता है, ये दोनों एक ही पद है, ठीक है। इसमें कुछ आपके सदस्य होते हैं, इन सबकी नियुक्ति आपकी कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है? ये आपका राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों से संबंधित एक साझा दृष्टिकोण देता है, ठीक है। और बेरोजगारी के आंकड़े जैसे योजना आयोग पहले बताता था, तो क्या अब नीति आयोग उसकी जगह बताता है या NSO बताता है? इसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं कि जो नीति आयोग ने कुछ, देखिए ये सब मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, ये आप देख लोगे, बहुत ही सिंपल है, सब फैंसी पॉइंट है, ठीक है। कुछ ऐसा इनमें पॉइंट होता तो मैं जो डिस्कस करता। अब क्या है, जो नीति आयोग के जो प्रदर्शन है उसने कुछ ऐसे काम भी किए जैसे 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। 7 एक भारत श्रेष्ठ भारत नीति आयोग की पहल है, जिसमें से आपके जो राज्यों को एक दूसरे के कनेक्ट लाना है। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट, ठीक है। आकांक्षी जिले, आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स आपके प्रोग्राम, ठीक है, जिसका सबका साथ सबका विकास है। अभिनव भारत @75, ये आप याद करके जाने वाले। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, ठीक है। 2022 तक इसमें कुछ है, कुछ डेवलपमेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जो आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस, उनमें जो सुधार करने की बात है। पोषण अभियान भी इसी के द्वारा शुरुआत किया गया है। इंडिया से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रोड मैप 2030 भी इसी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 में कुछ संशोधन हेतु इसने रोड मैप अपना दिया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, आपको पता है पिछले साल ही आया था 2019 में, ये भी नीति आयोग की पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 हैदराबाद में हुआ था। वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल, इसमें आपकी ट्रंप की जो बेटी थी, ठीक है, इवांका ट्रंप भी आई थी, ठीक है। आपकी जो महिला उद्यमिता मंच है, ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अब आ जाते हैं हम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का युक्तिकरण। अभी क्या कहा गया है कि 15 वित्त आयोग ने कहा है कि हमें जो केंद्रीय जो योजनाएं चल रही हैं, इनको हमें युक्ति संगत बनाना होगा। क्या होती है? केंद्र 2 चलाती है। एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की वो योजनाएं होती है जिसमें आज से 100% उसका वित्त पोषण क्या करता है? केंद्र करता है। कुछ होती है मतलब केंद्र प्रायोजित सेंटर स्पॉन्सर्ड, इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट आपका केंद्र देता है, कुछ पार्ट आपका राज्य देता है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। लेकिन क्या होता है कि राज्य के पास ज़्यादा उसकी GDP यदि नहीं है, तो आपका केंद्र कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहता है कि आपको पैसे खर्च करने, तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। अभी क्या है कि जो आपको CSS के थ्रू जो वस्तु, मतलब जो यदि राज्यों को पैसा दिया भी जाता है केंद्र की तरफ से, उसमें से सबसे बड़ा पैसा इसी में चला जाता है। तो राज्य अपने मन से खुल के काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पा पाते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ है कि आपको पता है कि जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 190 हो चुकी थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना की तक आपकी 360 हो गई थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं परेशानी है, ठीक है। अब तो लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत कमी आ चुकी है, टोटल 28 है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। यही आपकी 28 है
2 8 6, ठीक है। इसमें याद क्या होती है आपकी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कोर ऑफ द कोर, ये होती है कि राज्य इनको मना नहीं कर सकते और राज्य में इसमें जाना है, ठीक है। जो क्या होते हैं राज्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है सामान्य श्रेणी, एक होती है विशेष श्रेणी। सामान्य श्रेणी क्या होती है, जिनके पास आपके पास जो कि बहुत डेवलप्ड है, जैसे गुजरात मतलब महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब आपके बहुत डेवलप्ड राज्य हैं, इनको आपको कुछ स्पेशली केंद्र को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो कि विशेष श्रेणी के होते हैं, जिसमें मौजूदा आपके संसाधन की कमी होती है, जैसे आपके पहाड़ी राज्य हो गए, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो इनके लिए होता है। इनके लिए केंद्र आपको कुछ ज़्यादा पैसा देता है, जैसे कि 100 रुपये दे रहा था, यदि सामान से रही है, हो सकता है 50 दे दे और बोले 50 तुम लगाओ। और हो सकता है जो आपके स्पेशल आपके स्टेटस वाले राज्य हो सकता है उसमें 100 रुपये में से बोले कि मैं आपको क्या दे दूंगा, 80 रुपये दे दूंगा, 20 रुपये तुम लगा दो। तो इस तरीके से आपके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनमें से कुछ आपकी योजना में कौन कौन से शामिल हैं। आपकी एक होती है मनरेगा, ठीक है। अब देखिए SC ST OBC अल्पसंख्यक और सामाजिक सहायता, ठीक है, ये क्या है आपकी अनिवार्य है, इनको बाहर निकाल। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, हो सकता है आपको 4-5 योजनाएं दे दे और उसमें बोल दे कि इसमें से कौन सी योजना किसकी है, तो ऐसे आपको याद कर लेंगे। अब क्या होता है, कुछ होती है महत्वपूर्ण योजनाएं, इसमें भी आपकी भागीदारी अनिवार्य होती है, इसमें 60-40 और 90-10 का रेशियो होता है। इसमें कुछ बहुत सारी योजनाएं, इनको आपको याद नहीं रखनी है, आपको केवल ये आपकी 6 योजनाएं याद रखनी है, 2 योजनाएं ये याद रखनी है जो वैकल्पिक योजना है, इसमें राज्य चयन कर सकते हैं। इसमें 50-50 और 80-20 का रेशियो चलता है। इसमें क्या है कि जो आपकी कुछ योजनाएं 50-50 वही है ना, जो सामान जो आपकी डेवलप्ड आपके स्टेट है, कुछ आपके डेवलप नहीं है, ठीक है। आपके इसमें क्या है, 2 हैं आपके सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्या है जो आपके सीमा में जो आपके लगे हुए राज्य हैं विदेशी सीमा के साथ, ठीक है, तो उनके आपके क्या होते हैं, जो आपके 10 किलोमीटर आपके तक के क्या होता है, जो आपके जुड़े होते हैं, पहले वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है, फिर बाद में यहाँ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है 10 किलोमीटर तक, लेकिन इसमें ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब क्या है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। 2014-15 में राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में CSS हेतु राज्यों को सभी अंतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ये भी कोई संचित निधि के माध्यम से किए जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके उपाय थे। इस समय वर्तमान में इसकी जो कहानियां मतलब टोटल आपकी जो संख्या है वो आपकी 28 है। मतलब इस लाइन को फिर से देखिएगा, जितने भी आपके अंतरण हैं, मतलब जो भी आपके मतलब जो CSS राज्यों में, जैसे कोई आपने पुल बनाना है, सपोज केंद्र ने कहा इतना, राज्य ने कहा इतना, जो वहाँ पे पुल बनाने वाला काम है, जो उसका मतलब पैसा होगा जो पुल बनाने के लिए, जो वहाँ पे देख रेख के लिए, तो वो पैसा कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जो राज्यों में क्या है, राज्यों संघ शासित प्रदेशों हेतु इसे 10% से बढ़ाकर क्रमशः 25% और 30% कर दिया गया है, ठीक है। जो फ्लेक्सी फंड आपकी लोचशील आपकी निधि है उसमें वृद्धि की गई, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपके जो वार्षिक आवंटन होता है ना, कुछ पैसे का होता है, बहुत सारी निधियां होती हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है हिंदी भाषा का संवर्धन। अभी क्या हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी कहा है कि देश में एक कॉमन लैंग्वेज को हिंदी में प्रोत्साहित करने की बात की है। सबसे पहली बात है कि कॉमन आपकी क्या है, कुछ आर्टिकल हैं जिनको आपको याद रखना है। 351 राज्य को एक कर्तव्य बताता है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार करेगा, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी करेगा जिसमें वो अन्य भाषाओं को क्या लिख सके, उनकी जो शैली है उनको स्वीकार कर सके, और साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति के जो सामाजिक जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी करंट आपका कल्चर है, उसको वो मतलब अपने अंदर आत्मसात कर सके, ठीक है। अब आ जाता है आर्टिकल नंबर 120 और 210। 120-210 में क्या होता है, जो आपके संसद और राज्य विधान मंडलों को उनके कार्य संचालन हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा का विकल्प देता है, ठीक है। हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प होगा 120 और 210 में बताया गया। हिंदी भाषा की एक बात की गई है कि जो आपकी संघ की जो आपकी राजभाषा होगी वो आपकी क्या होगी, हिंदी होगी, उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। 344 में क्या हो जाता है, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्षों में एक आयोग का गठन करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अभी क्या हुआ है कि आपका मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें आर्टिकल नंबर 29 क्या होता है कि विशिष्ट भाषा और लिपि संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है, और ऐसा नहीं है, और ये आपको अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यक चाहे तो वो भी अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 आपके धर्म और भाषा पे आधारित सभी अल्पसंख्यक अपनी विशेष मतलब अपनी रुचि के अनुसार जो शिक्षा संस्थान उनकी स्थापना कर सकते हैं। 350A क्या बोलता है, जो आपके प्राथमिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 350A क्या, आप जो आपके प्राथमिक स्तर पर जो आपकी मातृभाषा शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। और आपके 350B जो आपके मतलब संविधान लगने के बाद आया, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा आया, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, आप इसका मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मेरे अपलोड है लेक्चर,
ओके अब आ जाते हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला आपकी 1968 में आया था, लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि हिंदी बताई जाएगी, इंग्लिश बताई जाएगी और संबंधित राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा उसको संदर्भ मतलब बताया जाएगा। पर ऐसा इसको लागू किया नहीं गया, लेकिन वर्तमान में अभी केवल 2 भाषी आपका जो फार्मूला वही लगा है। अभी कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 क्या होता है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय को के पास आरंभिक अधिकारता मतलब संबंधित होता है। क्या हुआ जो सीए आपको पता होगा, सीए में क्या हुआ है कि आपको नागरिकता क्या होती है, हम लोग अपनी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मेरा जो समर्पण है वो लखनऊ के लिए नहीं है, न्यू दिल्ली के लिए है, क्योंकि मैं केंद्र की नागरिकता मिलती है, राज्य की नहीं। ठीक है, और मतलब उन्होंने कहा है कि नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार केंद्र को होगा, तो उसमें कहा गया है कि राज्यों को बात माननी होती है कि आपको नागरिकता यदि केंद्र कहेगा तो आपको राज्यों को मानना होगा। और दूसरा क्या है, आपको एनआईए क्या है, पुलिस क्या है, राज्य का विषय है। और एनआईए में भी अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि आपको राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वहां जाके कार्रवाई कर सकते हैं। अब क्या है, इन दोनों में राज्य के जो क्या है कि कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, तो मतलब राज्य के जो कानून हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो इसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया आप 131 आर्टिकल के अनुसार इसको देखिए। 131 क्या है कि यदि केंद्र राज्य के बीच में यदि कोई विवाद है, उसका आरंभिक अधिकारता क्या है, केंद्र के मतलब उच्चतम न्यायालय के पास है। कोई भी उच्च न्यायालय भी इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आरंभिक अधिकारता क्या होता है, जो इसकी शुरुआत करता है। कोई भी अन्य न्यायालय इस तरह की विवाद की सुनवाई नहीं कर सकता। इसमें क्या है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें से केंद्र और राज्य के विधिक अधिकार के अस्तित्व और विस्तार का मतलब से संबंधित है। ये कहां पर बात नहीं आएगी, ये वहां पे बात नहीं आएगी जहां पे आपकी संधि, करार, ठीक है, सनद, वचन बद्धता, इन सब चीजों में ये डिस्कस नहीं करेगा। अंतरराज्यीय नदी की बात है, नदी दून की बात है, वो भी इसमें नहीं करेगा। निजी व्यक्ति द्वारा कोई दायर याचिका उसमें भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोलता है कि हम अंतरराज्यीय विवाद इसको नहीं सुन सकते 131 से, लेकिन 136 से सुन सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि दूसरा राज्य हमारे पास आ जाता है, अब सपोज 2 राज्य हैं, उनके बीच में नदी का बंटवारा होना था, एक राज्य खुश नहीं हुआ, तब वो यहाँ पे अपील कर सकता है। ठीक है, इस जगह रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इस जगह याद रखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा दूर ही रहता है। एक होता है एडवाइजरी, क्या होता है, आर्टिकल नंबर 143 के थ्रू होता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति को सलाह देता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। एपलेट आपका जो ट्रिब्यूनल है, मतलब जो आपकी अपीलीय जो होती है ना, देखो ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, अर्ध न्यायी होते हैं, लेकिन कोर्ट क्या होते हैं, पूर्ण न्यायी होते हैं। ठीक है, इतना याद है। जो अपीलीय अधिकार क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय अपनी निचली अदालतों के विरुद्ध अपना क्या सुन सकती है, अपनी बात सुन सकता है। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित है, इसके पास क्या होती है, इसकी अनन्य शक्ति है। प्लीज इसको समझिए कि इन्होंने एक जगह गलत लिखा है। फिर से बोल रहा हूं कि केंद्र राज्य से जुड़े मामलों के सुनने के लिए इसके पास क्या होता है, अनन्य शक्ति है, लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर इसके पास अनन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट भी इसको सुन सकता है मूल अधिकारों का, इसलिए ये स्टेटमेंट इनका मत देखिएगा, हो सकता है कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। रिट अधिकारता क्या है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी भी व्यक्ति ने आपको कैद कर लिया, आपको मतलब आने का मौका दिया जाएगा। परमादेश, हम आदेश दे देते हैं कि आप ये काम करो। प्रतिषेध, आपने ये काम गलत किया, आपको इसके अधिकार की अनुमति नहीं है, आप इसको रोकोगे। अधिकार परीक्षा क्या है कि क्या दूसरे व्यक्ति का, क्या किसी सार्वजनिक केंद्र का क्या इतना अधिकार है कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। सपोज डैट मुझे जो ताजमहल ये क्या होता है, इसी के थ्रू PIL भी दायर हो जाती है। ताजमहल क्या है, मैं ताजमहल जाना चाहता हूँ और मुझे वहां का साफ हवा चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आसपास की इंडस्ट्री रोकने की बात करे। उत्प्रेषण, नीचे वाली अदालतों की जो सुनवाई ऊपर ले आना। आर्टिकल नंबर 256 में क्या है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो राज्य में लागू है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। 256 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि राज्य को केंद्र की बात माननी होती है, कार्यपालिका की बात माननी होती है जो सेंटर में बैठी है, और संसद की बात माननी होती है। ठीक है, अब आ जाता है 370 और 35A। 370 आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का आपका विशेष दर्जा है, वो उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या हुआ कि आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A भी आपका 370 के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि उसी से आपका जन्म हुआ था। और ये कौन सा एक्ट आया है, बस ये आपको एक्ट का नाम है। इस एक्ट को ज्यादा द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू
कश्मीर ऑर्डर 2019, ये इसको लाया गया। इसमें क्या है कि आपको पता है कि राष्ट्रपति ने 370 आपको मतलब इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, बिना संसद की परमिशन के, और उसी के द्वारा खत्म भी कर दिया गया। कैसे खत्म किया गया बताता हूँ। यहाँ पे क्या था कि आपका 6 महीने तक राजपाल शासन था, फिर उस 6 महीने के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या है, जब अपनी मतलब परमिशन मांगी तो परमिशन किससे मांगनी चाहिए, विधानमंडल से मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या लगा था, राजपाल शासन लगा था। राजपाल शासन के बाद क्या था कि जब राष्ट्रपति ने परमिशन ली, जब राजपाल ने इसको इनको मतलब कह दिया जो राजपाल की बात थी, तो वो एक से विधानमंडल के द्वारा ही बात कही मानी गई, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रभाव क्या हुआ, ये संभव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इसके फायदे क्या होंगे, जरा ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। प्रत्यक्ष ध्वज है वो खत्म हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा जो पहले 6 साल का था। रणवीय दंड संहिता की जगह आपकी आईपीसी आ जाएगी, भारतीय दंड संहिता। 356 के तहत सीधे आपको राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो आपके राज्य के सरकारी नौकरी में आपका केंद्रीय कोटा लग जाएगा। आपके लोग अपनी संपत्ति और निवास कर सकेंगे, वहां पे खरीद सकेंगे। सूचना के अधिकार है वो विनियमित हो जाएगा, ठीक है। और राज्य के व्यक्ति से विवाह करने, यदि कोई महिला यदि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है, उसकी नागरिकता, उसकी संपत्ति के अधिकार वहां से वंचित नहीं किए जाएंगे। अब आ जाता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या, अभी मणिपुर ने यात्रियों को इनर लाइन परमिट जारी करने की बात की है। इनर लाइन परमिट क्या होता है, 2 परमिट होते हैं। एक होता है इनर लाइन परमिट जो आपके भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, और दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये आपके विदेशियों को दिया जाता है। ये राज्य के अंदर आप घूमना चाहें उसके लिए होता है, ठीक है। इस जगह आपके वर्तमान में 4 ऐसे राज्य जहां पे लागू है, आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इस जगह क्या था, ये आपका औपनिवेशिक समय का था, जब विदेश दूसरे आपको व्यापार करने से रोकना था विदेशियों को। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश प्रजा को भारत की नागरिक शब्दावली से प्रतिस्थापित किया गया। जो ब्रिटिश प्रजा के नाम पे जब लोगों को रोका जाता था, आज वो भारत के नागरिक के नाम पे रोका जाता है, ठीक है। तो एक बात क्लियर कि राज्य इस जगह क्या कर सकता है, नियम लगा सकता है, और ILP का संबंधित राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद क्या हुआ कि सरकार ने कहा गया कि पूर्वोत्तर परिषद का जो बजट है उसका 30% जो भाग है वो आपको क्या करना है, वंचित क्षेत्रों के लिए क्या करना है, आवंटित करना है। पूर्वोत्तर परिषद आपका 1971 से आया, प्लीज याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से नहीं आया गया, वहां पे आपके अलग आए थे, आपका उत्तरी मध्य ये सब, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर परिषद 1971 से आया, और इस सांविधिक सलाहकार निकाय है, उसका जो पदेन सभापति है, प्लीज याद करिए, गृह मंत्री है, दूसरा नहीं है। अब एक आ जाता है आपका अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद क्या है, INC को पुनर्गठित किया गया है, ठीक है। इस जगह क्या है कि अंतरराज्य परिषद क्या होता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 263 से बनता है, ठीक है, प्रावधान करता है। और इसका गठन आपका सरकारी आयोग की अनुशंसा पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया, ठीक है। और ये कभी भी किया जा सकता है, और ये आपका स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका अध्यक्ष इसका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। आपके राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 6 आपके मतलब कैबिनेट मंत्री इसमें रखे जाते हैं सदस्य के तौर पर, जिसमें मंत्री शामिल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अध्यक्ष क्या होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया गया है। बस इतना समझिएगा कि यहाँ पे 2 आपके पता है कि जम्मू कश्मीर से आपके 2 आपकी यूटी बने थे, एक JNK, एक लद्दाख। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव था, इसको मिला के एक राज्य कर दिया। कुल मिला के आपके 36 राज्य हैं। आपको पता होगा कि 28 आपके मेन राज्य हैं, और आपके 19 आपके क्या है, 19 है आपके 8 आपके यूटी है। तो इस प्रकार से आपके 36 आपके राज्य हैं। और आपको पता है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाता। यदि इनको मिलाया गया, कोई भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं हुई है। आपका 240 राष्ट्रपति कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है, और दादरा नगर हवेली भी इसी में शामिल है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को आपको विलय कर दिया गया है। इसमें क्या है कि आपका हुआ कि आपको जो जनप्रतिनिधि कानून है आपका, प्लीज इसकी मेरे लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, केवल 4-5 मिनट का लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में पॉलिटी में देख लीजिएगा। क्या है कि आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम आपका 1950 में प्रथम अनुसूची में आपको क्या किया गया है कि इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए लोकसभा के लिए 1 सीट निर्धारित की गई है, और अधिनियम द्वारा एकीकृत संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा की 2 सीटें आवंटित की गई हैं,
ठीक है, लोकसभा की 2 सीटें आवंटित की गई हैं और इनके लिए बम्बई उच्च न्यायालय काम करेगा और वर्तमान में ये आपके 8 क्या है, आपकी यूटी है। ठीक है, इनको 2 लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। छठी अनुसूची क्या हुआ है कि अभी छठी अनुसूची में ये कहा गया है कि आपकी जो आपका अनुसूचित जनजाति है आयोग है, उसने कहा है आपका कि छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में इसको घोषित करना चाहिए लद्दाख को। ठीक है, तो 244 के तहत आपका अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, जनजातीय क्षेत्रों में। ठीक है, और इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान में आपकी छठी अनुसूची क्षेत्र में आपके 4 राज्य हैं, एटीएम मणि, याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मणि, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आपका क्या है, कि आपका जो आपका छठी अनुसूची के प्रावधान इसमें क्या है कि आपकी एक स्वायत्त जिला आपका की स्थापना की जाती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में ऐसी 10 परिषदें हैं। इनके पास कुछ विधायी अधिकार भी होते हैं, न्यायिक शक्ति भी होती है। ठीक है, जो राज्यपाल इसको निर्देशित करता है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के अंडर में ही। आपका क्या है कि जो आपका जिला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व आकलन और संग्रहण और कुछ विशिष्ट करों को अधिरूपण करने की शक्ति प्रदान है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, हमारा और प्यारा परिवार, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।